बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है और दोनों दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी रण में दिग्गज उतरकर अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और जमकर मतदान कर रहे हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मतदान करते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट वोटिंग करते दिख रहे हैं और चौथी तस्वीर में पूर्व सीएम और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया नजर आ रही है। पांचवी तस्वीर में कांग्रेस से नेता दिया कुमारी नजर आ रही है और छठी तस्वीर में जो है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मतदान स्थल पहुंचकर वोट डालते दिख रहे हैं। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम मतदाता के साथ साथ प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। झाटेवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने परिवार सहित अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राठौर पत्नी, बेटी और बेटी के साथ मतदान करने के लिए वैशाली नगर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाइन में खड़े होकर अपने मतदान करने का इंतजार किया। उसके बाद मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भारत की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं था, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। कह रहे हैं उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गई। और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है। पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए। लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं। मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में बना। वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो एक तरह से खुद ही बंदी बन गई है। कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंदी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो एमएलएज हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। गहलोत जी का कहना है 200 सीट पर हमारे चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। हाँ, वो सही है। उनके चेहरे पर बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे, अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को, राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज
शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी कई जगह ऐसी है कि वोटिंग परसेंटेज गिराओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। अलग अलग जगह पे हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, जो नागरिक कानून व्यवस्था को मानते हैं उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। यही उनकी स्ट्रैटेजी आप सोच सकते हैं। परसेंटेज गिराना ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है और हम चाहते हैं कि हर वोटर जाए और जिसको वोट देना है आपके मन में जो पार्टी है दीजिए। तो आप फर्क यही देख लीजिए। हम चाहते हैं कि हर मतदाता वोट करे, वो चाहते हैं कि आप सब घर से बाहर ना निकले। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान स्थल पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का भी दावा किया। अपनी सरकार चुनने का अधिकार लाखों बलिदानों के बाद हासिल स्वतंत्रता और लोकतंत्र के द्वारा मिला है। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए और 5 वर्ष पूर्व जो मतदान हमने किया था उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे, ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचायक है। पहले आजादी के बाद में पहली बार हुए चुनाव में 35% मतदान से अब 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है। लेकिन अभी भी मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस स्तर तक प्रयास करती है। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा, आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान हो। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में से 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड फूड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में रोज बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन खिलाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना की शुरुआत के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में से 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड फूड योजना के संचालन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। गाइडलाइन में प्राइमरी और हायर प्राइमरी स्कूल के रसोइया और कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में काम कर रही वर्कर्स और असिस्टेंट की तरफ से दोपहर को भोजन और हॉट कुक्ड फूड तैयार कर बच्चों को दिए जाने का आदेश दिया और अधिकारियों को इसे समय से कराने के भी निर्देश दिए। कौन क्लास में पढ़ती है? स्कूल जाती है या आंगनबाड़ी जाती है? अच्छा, अब ये खाएगी ना, खाओ, तेजी से खा लो, बड़ी हो जाओगी तब। खाओ भाई, आराम से खाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर
इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम है 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार, सूखापन में 0.6% का सुधार, ये सभी जहां इन पिछले 4 वर्षों के दौरान देखने को मिले और वहीं 16 की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर थी 1000 पे 43 थी, आज वह घट करके 2020 में यह 1000 पे 38 हुई है। और इसको अगर हम देखेंगे, आज की तुलना में देखेंगे तो काफी इसमें सुधार हुआ है। जो वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी अनुपूरक पोषाहार तैयार किए जा रहे हैं, उनमें 201 इकाइयां वर्तमान में संचालित हो रही हैं। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही तैयार जो फोर्टिफाइड अनुपूरक पोषाहार है, यह स्थानीय स्तर पर ही महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके माध्यम से 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को वहां पर आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के सियासी दलों ने समीकरण साधना शुरू कर दिया है। हालांकि दिल्ली की गद्दी के लिए होने वाले सियासी लड़ाई के बीच उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए भी जंग तेज हो जाएगी। इन सीटों पर काबिज सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। विधान परिषद में भी विधायक कोटे की 13 सीटें 5 मई को खाली हो जाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यसभा और विधानसभा परिषद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इन चुनावों में जहां विपक्ष की एकजुटता की परीक्षा होगी, तो वहीं बीजेपी के चुनावी कौशल का भी इम्तिहान होगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 एमपी जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे? जी सुना आपने, 40 सीटें जिताओ और अखिलेश को पीएम बनाओ। वैसे तो ये बयान कुछ रोज पुराना है, तब का जब समाजवादी पार्टी ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव सफाई में एक कार्यक्रम में सपा का समूचा कुनबा इकट्ठा हुआ था। तब मंच से राम गोपाल यादव ने आह्वान कर दिया था कि सपा अगर 40 सीटें जीत गई तो अखिलेश अगले पीएम चेहरे होंगे। मगर अब उस बयान की तपिश सियासी गलियारों में महसूस हो रही है। कांग्रेसी वैसे इस बयान के बाद मौन है, मगर बीजेपी तंज कस रही है, ये कहते हुए कि सपना देखना सबका हक है और सपा सपना देख सकती है। श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है। मुझे कई ज्योतिषियों ने बताया ये बात, इसलिए उनके लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है। थोड़ा विपक्ष की भूमिका पहले निभाना सीख ले, फिर सत्ता के बारे में सोचें। देखिए, नेताजी के अंतिम इच्छा थी, संसद में उन्होंने कहा कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए और मुलायम सिंह जी की जनता ने इच्छा पूरी की और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए। और मुलायम सिंह जी की आत्मा तभी संतुष्ट रहेगी कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने। यानी वो अपने पिताजी के आत्मा को भी दुखी पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी के सामने वो अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अखिलेश जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के
जो लोगों ने प्यार स्नेह किया, उनको जो उनके जिंदा रहते हुए वो जितने वोट से नहीं जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से लोगों ने मैनपुरी में उनको जिताया। इस बार मोदी जी के लिए वोट भी काम आएगा और मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी के सपना को तभी पूरा हो सकता है जब बार बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाएं। दरअसल राम गोपाल यादव गुजरी बातों को याद दिलाते हुए यूपी के 40 वाले प्लान का जिक्र कर रहे थे। वो याद दिला रहे थे कि साल 1997 का दौर, जब मुलायम सिंह यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बातें आई थी, तब का किस्सा सुनाते सुनाते राम गोपाल यादव ने ये कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर सबसे बड़ी साजिश वहीं से हुई थी कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री ना बन पाए। मगर अब मौका भी है और दस्तूर भी, सपा मिशन 40 में जुट जाए। एक बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाते थे, तो एक बार उन्हें गुस्से में हमसे कहा ये 5 और 10 MP बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 MP बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है, तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ बनाओगे? ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष बने तो लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए, समाजवादियों के बात में नहीं होनी चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। साजिश जब से बड़ी वहीं से थी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बनने पाए, तब एक आदमी जिसको वो समझते थे कि कम्युनिस्ट लीनिंग का है, प्रधानमंत्री बना दिया इस बार गुजरात। दिस वाज द रियल थिंग जो आज मैं बता रहा हूं आप, क्योंकि मैं सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह मैं हूं, सबका, तो इसलिए नहीं बन पाए। जोर मार रहे हैं, सपा का जोर अखिलेश को पीएम फेस बनाने पर दिख रहा है। खैर, अपने अपने विपक्ष के चेहरों में दावेदारों की पीएम पद की उम्मीदवारी का दंगल अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सपा से जो 40 MP वाला मंत्र निकला है, उसने विपक्ष के सियासी दिग्गजों को भी चौंका कर रख दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा वाला ये नया प्लान विपक्षी खेमे में लाएगा तूफान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।